Hello students, I Mansi Solanki will and welcomes you in Envira Online School. Today we will study about chapter 7 of your NCERT Physics, System of Particles and Rotational Motion. When we are considering about system of particles, don't you get it? What is system? System, we are saying that our system, government system and all. ठीक है, अभी हम क्या बात करेंगे? पार्टिकल्स के सिस्टम की. पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स एक वो स्मॉल क्वांटिटी होती है जो किसी भी बॉडी को जिसको हम कंसीडर करते हैं बॉडी को डिफाइन करने के लिए. सिस्टम लेंगे पार्टिकल्स का मतलब क्या है? खूब सारे पार्टिकल्स है और पूरे पार्टिकल्स मिलके क्या करेंगे? किसी भी एक बॉडी को, किसी भी एक सिस्टम को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे. ठीक है, हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होती है. रोटेशनल मोशन में हम कंप्लीट किसकी बात करेंगे? रिजिड बॉडी डायनामिक्स. ठीक है, डायनामिक्स हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, डायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, डायनामिक्स में हम किसी भी पार्टिकल के मोशन का इफेक्ट देखते हैं. ठीक है, एक हमने चीज पढ़ी थी काइनेमेटिक्स, मोशन हो कैसे रहा है. अब हम पढ़ेंगे डायनामिक्स. डायनामिक्स क्या होता है कि मोशन के होने का रीजन क्या है. ठीक है, अब ये डायनामिक्स हम किसके लिए पढ़ेंगे? रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, बार बार वर्ड आ रहा होगा तो सोच रहा हूँ रिजिड बॉडी होता क्या है. जैसे हमें पता है रिजिड का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर शेप में. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर आप बॉडी को कंसीडर करते हो. रिजिड किसे बोलते हो? एकदम टफ टाइप का. ठीक है, तो रिजिड बॉडी हमें ये देखना है रिजिड बॉडी होता क्या है. ठीक है, मैंने एक बॉडी को कंसीडर किया है. ठीक है, इट कैन बी इन एनी शेप. यू कैन टेक इट एज अनडिफाइंड स्ट्रक्चर. इन दिस रिजिड बॉडी व्हेन आई एम कंसीडरिंग टू पार्टिकल्स, particle A and particle B. In that part, the distance between both the particles are same at any point. ठीक है, मैंने बॉडी को कंसीडर किया, इस बॉडी को मैंने मोशन करा. ठीक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, बट बाद में मैंने देखा कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस थी इनिशियली, फाइनली भी मुझे वही मिल रही है आफ्टर अप्लाइंग एनी फोर्स. देन दिस टाइप ऑफ बॉडी we will consider as rigid body. ठीक है, rigid body कैसे? rigid body, an ideal rigid body is defined as a body in which the distance between two internal points does not change. इंटरनल पॉइंट्स लिए हमने, इंटरनल पार्टिकल्स बोलो, इंटरनल पॉइंट्स बोलो, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है. तो वो पार्टिकल हमारा कैसा है? एक रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी हैज अ डेफिनेट शेप, a body with a definite shape. इस बॉडी को मैंने कंसीडर किया. लेट अस कंसीडर आपके पास एक ब्लॉक है. ठीक है, ब्लॉक को हम प्रेस करते हैं, ब्लॉक प्रेस हो जाता है? नहीं होता है. ठीक है, ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स लगाया, ब्लॉक है, टेबल है. ऐसे जो रिजिड पार्टिकल्स है उनके बीच के पार्टिकल्स की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है. उस टाइप के बॉडी को, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी के बारे में समझ में आ गया. अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डायनामिक्स. डायनामिक्स को जब भी हम कंसीडर करेंगे, मोशन को कंसीडर करेंगे, मोशन के पीछे का रीजन क्या है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमने बेसिक्स पहले पढ़ रखी है. जब भी हम जैसे ही हमने थर्ड चैप्टर में मोशन स्टार्ट किया था, मोशन में हमने ये देखा था कि मोशन 3 टाइप के होते हैं. डिफरेंट टाइप्स के ऊपर उनको डिवाइड कर रखा है. ठीक है, तो मोशन हम यहाँ पे कौन सा पढ़ेंगे? एक तो रोटेशनल मोशन. ठीक है, और एक ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशन जब कंबाइन हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्लेनर मोशन. वी आर कंसीडरिंग 3 मोशन इन दिस चैप्टर. नाउ लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन. हमने पढ़ा है ट्रांसलेशन मोशन. काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले ही हमने पढ़ लिया था कि मोशन किस टाइप के होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, प्लेनर.
ऑसिलेटरी मोशन एंड ऑल। ठीक है, अभी हम के रिजिड बॉडी में किस किस की ज़रूरत है? ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पता होना चाहिए, रोटेशनल मोशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशन मोशन इफ ऑल द पार्टिकल्स लाइंग इन अ सिस्टम हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट के ऊपर सेम रहती है तो हम उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। अगर लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन मोशन जो होगा वो कहाँ होगा? एक लीनियर हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? एक ब्लॉक लिया है। अगर एक ब्लॉक को मैं कुछ फोर्स F अप्लाई करके, ठीक है, इसको स्लाइड करवाऊँ, इस स्लाइडर से अगर इस ब्लॉक को स्लाइड करवाऊँ, एक बार के लिए मैंने उसको फोर्स दिया, ठीक है, तो जब ये स्लाइड होगा तो जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी एट एवरी पॉइंट, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल और फोर्स में अप्लाई ना कर दो। एक तो बात ये हो गई। ठीक है, जैसे हमारी कार मूव करती है, कांस्टेंट एक स्पीड से मूव कर रही होगी तो वो कैसा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, और कोई भी हॉरिजॉन्टल जो मोशन हो रहा हो वो भी हमारा क्या है? ट्रांसलेशन मोशन है। एक और तरीके से आप ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन को कंसीडर कर सकते हो, वो है कि आपने दो रिजिड बॉडी ली है, ठीक है, जिसके दो इंटरनल पॉइंट्स की लेंथ क्या है? L है। ठीक है, रिजिड बॉडी है तो हमें पता है जो L है वो कहीं किसी भी पॉइंट के लिए चेंज नहीं होगी। अगर A और B ये क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, V वेलोसिटी से क्या आ रहा है? इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो लाइन इनके इंटरनल पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करती है, वो दोनों लाइंस जो LL लाइन मैंने बता रखी है, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो इस टाइप के मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन दो टाइप से हमने डेफिनेशन को डिफाइन किया है। एक मोशन ट्रांसलेशन तब कंसीडर करेंगे जब क्या है? उसकी लीनियर वेलोसिटी सेम है। ये मैंने स्लाइडर लेके समझाया है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली भी अगर कोई मूव कर रहा हो जिसकी लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे भी इस पॉइंट के लिए भी v है और इस पॉइंट के लिए भी क्या है? v है, सेम लीनियर वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है उसका, ठीक है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, और एक और हमने पॉइंट क्या कंसीडर किया है? जब भी दो इंटरनल पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा पैरेलल रहे, द लाइन जॉइनिंग टू इंटरनल पॉइंट्स रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ। खुद से ही अगर ये पैरेलल रहती है तो इस टाइप के मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। आती है बात रोटेशन की। रोटेशनल मोशन पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। A motion in which all particles moves in circular path about a fixed axis। एक एक्सिस को हमने फिक्स किया है और उसके अराउंड जब पार्टिकल मूवमेंट करता है, ठीक है, उस टाइप को मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी चीज का रोटेशन होगा तो क्या हो गया? उसका पार्टिकल जो अंदर के जो पार्टिकल्स है उनका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। लेट अस कंसीडर, मैंने एक रॉड ली है, इस एक्सिस से इस पॉइंट से इसको मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, रॉड का रोटेशनल मोशन होगा, रॉड का रोटेशनल मोशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे किसी ए पार्टिकल को कंसीडर करूँ, ए पार्टिकल पहले यहाँ था, द मोशन इस तरह से हो रहा है, तो ये पार्टिकल यहाँ आएगा ऐसे। तो पार्टिकल का क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के हम अंदर हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल, बॉडी कैसा मूवमेंट कर रही है? रोटेशनल मोशन, और पार्टिकल्स कैसा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के अंदर अब देखो यहाँ पे मैंने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है, ए और बी, इसके दो इंटरनल पॉइंट्स लिए हैं। रिजिड बॉडी के अंदर ए और बी की लेंथ हर पॉइंट के लिए सेम होगी। इस को मैंने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया? रिवॉल्व, रोटेशन स्टार्ट करवाया इसका। ये जो पॉइंट ए है इसका पाइवोट पॉइंट है। पाइवोट मतलब फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, रोटेशन जैसे ही शुरू होता है, ठीक है, तो ये बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। बी पॉइंट यहाँ आने पे देखो ए और बी के बीच का
वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी एल थी, तो यहाँ पे भी इनके इंटरनल पॉइंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी, एल ही होगी। पर देखो यहाँ आपको पैरेलल लाइन मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है। तो द लाइन ज्वाइनिंग टू इंटरनल पॉइंट्स डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ। जो दो इंटरनल पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करती है, अगर वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो भी उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में जरूरी नहीं है हमेशा ये पॉइंट क्या हो, एक हमें क्या मिले, लीनियर मोशन मिले, ठीक है। इसका मोशन ऐसे भी हो सकता है कर्व में, ठीक है। अगर मोशन लीनियर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में भी एक टाइप है, क्या है, रेक्टिलिनियर। और अगर कर्व्ड पाथ अगर वो ट्रेवल करता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। नाउ वी विल डिस्कस प्लेनर मोशन। हमने अभी दो टाइप के मोशंस पढ़े, पहला था रोटेशनल और दूसरा था ट्रांसलेशन। रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन के बाद हम पढ़ते हैं प्लेनर मोशन, जिसमें हम ट्रांसलेशन को भी कंसिडर करेंगे और रोटेशनल को भी कंसिडर करेंगे। लेट अस डिस्कस प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन क्या होता है? Planar motion occurs when the particle is rotating with same angular velocity about a movable axis. जब एंगुलर वेलोसिटी की बात आई है, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। और क्या है, मूवेबल एक्सिस, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन मोशन भी जरूर होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे होता है ये प्लेनर मोशन। हमने एक बॉल को कंसिडर किया है, ठीक है। बॉल के दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, इंटरनल पॉइंट ए एंड बी। एक उसकी सर्कमफेरेंस पे बी पॉइंट लिया है और उसका इंटरनल पॉइंट ए लिया है, ठीक है। जब बॉल का रोटेशन होगा या बॉल का मोशन होगा, तब क्या होगा, कुछ ना कुछ इस ए बी के अंदर चेंजेस होगा, ठीक है। बॉल ऐसे रोटेट हुई, मोशन हुआ, ठीक है। इसने अपनी पोजीशन क्या की, चेंज की, ठीक है। अब इसको मैंने प्लेनर मोशन बोला है। इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन का कैसे रोल है वो हम कंसीडर करेंगे। देखो, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, हमें पता है कि जब भी दो इंटरनल पॉइंट्स ले तो उनकी एक्सिस क्या होनी चाहिए, दोनों की जो इंटरनल लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो, बॉल का मोशन होगा, बॉल इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से आके वापस अपने फाइनल पॉइंट पे जाएगी। यहाँ फाइनल पॉइंट बनेगा इसका, यहाँ कंसिडर करेंगे फाइनल पॉइंट, देन अगेन ये एक कंडीशन के लिए वापस का आएगी, अपने इनिशियल पॉइंट पे आएगी। तो ये कंडीशन मैंने इनिशियली ली है और ये कुछ टी टाइम के बाद ये फाइनल पोजीशन मैंने बॉल की ली है जब इसका मोशन हो जाता है। तो देखो, ये मोशन वापस उसी जगह आ रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है। बस क्या होगा, बॉडी पहले यहाँ थी, अब कहाँ चली जाएगी, थोड़ा सा आगे रोटेट हो जाएगी, मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि दो लाइन को, अगर दो इंटरनल पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है तो वो दोनों क्या है, पैरेलल है या फिर सेम वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन है। हमने कंसिडर किया कि इस बॉल के अंदर तो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। बट थोड़े टाइम बाद हमने देखा, क्या देखा कि पहले जब ए टू बी थी, उसके बाद क्या आ गई है, ए टू बी इस कंडीशन में हो गई है, ठीक है। कुछ एंगुलर वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी, कुछ इसने थीटा में अपना चेंज किया है और बॉडी का मोशन क्या हो गया है, यहाँ आ गया है। तो इसको मैंने क्या कंसीडर किया, रोटेशनल मोशन, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई थीटा एंगल बना के ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, वो बॉडी के जो अंदर के पार्टिकल्स है जब सर्कुलर मोशन करते हैं, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि बॉडी क्या है, रोटेशनल मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला जब भी किसी ऑब्जेक्ट का प्लेनर मोशन होगा, ठीक है, तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा और रोटेशनल मोशन को भी, ठीक है। जैसे हम रोलिंग देखते हैं, ठीक है, बॉल है तो बॉल का भी क्या हुआ, जब मोशन उसने किया, मोशन बात कर रहे थे अभी तक, ठीक है, बट वो मोशन क्या था, रोलिंग ही था, ठीक है। बॉल रोल होगी, ठीक है, ये मार्कर है, ये क्या होगा, रोल होगा, ठीक है। तो हमने एक कंसीडर किए है कि एक स्लाइड है, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, बॉल है, ठीक है।
ये बॉल ठीक है सीधा सीधा जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर जब ये मूवमेंट करेगी ठीक है तब हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मोशन होगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि इसका क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। बट जब ये बॉल घूम रही है ठीक है तो इसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा, रोटेशनल मोशन। ठीक है, जब भी हम किसी भी बॉल को, किसी भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जब हम रोल करवाते हैं, रोलिंग जब भी होता है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन भी आएगा और रोटेशनल मोशन भी आएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है और प्लेनर मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशन मोशन अगेन सेम एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टली कोई कार मूवमेंट कर रही है ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन अपना सीलिंग फैन ठीक है, किसी भी व्हील का रोटेशन होना, ये चीज़ें किस में आ जाती है, रोटेशनल मोशन में। जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट 3D में कंसिडर करेंगे, रिजिड ऑब्जेक्ट जैसे बॉल वगैरह हो गया, उसकी जो रोलिंग होती है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन मतलब ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन गिव्स अस प्लेनर मोशन। इतनी बात समझ में आई। नाउ वी विल कंसिडर रोटेशनल मोशन इन मोर डिटेल्स। अभी तक हमने पढ़ा था मोशन को शॉर्टली ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन को थोड़ा और डिटेल में। और डिटेल में कैसे जानेंगे कि रोटेशनल मोशन ठीक है कैसे होता है, ठीक है किस किस के अबाउट होता है, ठीक है कि मतलब अगर मैं किसी पॉइंट को फिक्स रखूँ तो ही रोटेशन मोशन होगा, या फिर अगर किसी पॉइंट को फिक्स ना रखूँ तो भी रोटेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, अभी तक हमने कंसिडर किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है ठीक है तो क्या करेंगे, उसके अंदर के पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करेंगे। इतनी बात अभी तक हमें पता थी कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और बॉडी कैसा मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब हम ये पता लगाएंगे कि जब इसका रोटेशनल मोशन होता है तो वो हर पॉइंट के लिए अलग अलग होता है या किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट होगा, मतलब किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, या फिर ऑब्जेक्ट का कोई और नई टर्म हमें पढ़ने को मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो पहले हम कंसिडर करेंगे रोटेशनल मोशन को किसके अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइवोट पॉइंट। एंड सेकंड हम कंसिडर करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक नई टर्म है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ये सब क्यूरियोसिटी होगी। ठीक है, उससे पहले हम रोटेशनल मोशन की एक और डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। इफ एवरी पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ and the center of each circle is common line, then that motion is called pure rotational motion and the line joining is called axis of rotation। इसमें जब अब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें एक और नई टर्म हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन हमारा क्लियर है कि बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी तो अंदर के ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन। तो जो अंदर के ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन होगा तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा, कुछ ना कुछ उनकी रेडियस होगी। तो जो सारे सर्कुलर मोशन के सेंटर्स को जब हम एक लाइन में ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगी, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर मैंने एक रॉड कंसीडर की है, इसके सारे पार्टिकल्स, ये रॉड को मैं अगर मोशन करवाऊं तो ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा। ये पॉइंट क्या है मेरा, पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट मतलब एक फिक्स पॉइंट मैंने लिया है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने कंसीडर किया है, उसका फिक्स पॉइंट अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, मैं उसको उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रही हूँ, तो रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी एक्सिस के, पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि कंसीडर किया है हमने, एक ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट,
ठीक है, उसके अंदर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, जहां से उसके सारे सेंटर को हम मीट करते हैं और हमें एक लाइन मिलती है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ऑल द सेंटर्स इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हमें बताएगी कि रोटेशन किस टाइप के इधर हो रहा है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने कंसीडर किया। अब हम करेंगे रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे, कि हर बार जरूरी है क्या कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले पाइवोट करें, ठीक है, या फिर उसको फिक्स करें और फिर उसका रोटेशन करवाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम सब ने देखा है जब हम क्लास में ऐसे फ्री बैठे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पेन लेते हैं, पेन पड़ा होता है, उसको एक साइड से, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से अगर आप उसको फोर्स प्रोवाइड करते हो तो वो क्या करेगा, रोटेशन करेगा। करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो वो रोटेशन क्यों हो रहा है, वहां पे तो हमने उस ऑब्जेक्ट को पाइवोट किया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को पाइवोट नहीं किया फिर भी वो रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी खत्म हो जाती है कि मैम इसको तो हमने पाइवोट ही नहीं किया। ठीक है, तो रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पे उसका पूरा मास, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका पूरा मास हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ सेंटर ऑफ मास को छोड़कर अगर मैं बॉडी के किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स देती हूँ, ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने फोर्स दिया है तो क्या होगा, बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के। जैसे हम रोटेशन ऑफ पेन करते, रोटेशन ऑफ टॉप। ठीक है, टॉप क्या है, टॉप का सेंटर ऑफ मास, जैसे बल्ब, लट्टू, जो हम टॉप को क्या बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं। ठीक है, लट्टू का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जहाँ कंसीडर है उस एक्सिस के अबाउट जब हम उनका मोशन करवाते हैं, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाया जा सकता है अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर उसे हम क्या कर दें, फोर्स प्रोवाइड कर दे, तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर देगा, मोशन स्टार्ट कर देगा और उसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब हर जगह हम कंसीडर कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन की कुछ टर्म्स है, ठीक है, जो क्या है, लीनियर मोशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग टर्म्स है बट क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी नहीं, यहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सारी टर्म्स का कंसेप्ट रोटेशनल मोशन के बाद आपके क्लियर होना चाहिए। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। आफ्टर रोटेशनल मोशन वी हैव टू स्टडी अबाउट द टर्म्स। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, मोमेंटम। ठीक है, लीनियर के लिए पढ़ रखा है, सबको लीनियर का नॉलेज है, और सर्कुलर के लिए भी हमने पढ़ रखा है। कुछ टर्म्स हैं जो क्या आएगी अब इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब हम लीनियरली कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट और सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। उसके बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर एक्सेलरेशन की बात आती है। ठीक है, तो जब भी हम लीनियर मोशन देखेंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। ठीक है, उसका सेंटर है, सेंटर से आर उसकी रेडियस है। ठीक है, तो जब भी वो मोशन करेगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका लीनियरली होगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, एंगुलर होगा, ड्यू टू दैट सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ से जो मोशन होगा जो लीनियरली हम कंसीडर करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो क्या है हमारा एस। ठीक है, और यहाँ से जो थीटा उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। और थीटा को मेजर किस में करेंगे,
रेडियंस, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, और वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। डी एस अपॉन डी टी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, और मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डेल एस अपॉन डेल टी। सिमिलरली अगर एंगुलर वेलोसिटी मैं कंसिडर करती हूँ, ये किसी पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, और अगर मुझे एवरेज निकालनी है, ओमेगा एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसके बाद बात आती है एक्सेलरेशन की, ठीक है। जब भी मोशन हो रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन को हम सर्कुलर मोशन के टाइम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। एक क्या होता है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो क्या किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना के देखते हैं, और फिर आता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो क्या होता है रेडियली होता है। ये टेंजेंशियल और ये रेडियली, मतलब रेडियस के अबाउट, ठीक है। तो एटी क्या होगा हमारा, चेंज इन वीटी अपॉन डीटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की चेंज, ठीक है। तो हम कहाँ से एटी क्या होगा हमारा, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू क्या है, ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या है, रेडियस, ठीक है। तो ये हमारी निकलेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। उसके बाद हम जब बात करते हैं AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होता है हमारा v²/r, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। दो चीज़ें हमने हमेशा देखी है कि जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, दो नए टर्म्स आती है, एक तो सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल की जब भी बात आती है तो वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में जब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल लीनियर आ गया, तो अब हम किसकी बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। सिमिलरली जैसे हमारे पास v इज टू ओमेगा आर, ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ, इन दोनों का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। हमने बेसिक्स ही पढ़ रखी है कि एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हमारी रेडियस कितनी है, आर्क है, आर्क हमें आर्क कितना दे रखा है, एस, एस क्या है हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और थीटा कितना है हमारे पास, थीटा, तो क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन आया मेरे पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर एंगुलर वेलोसिटी, सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, रेडियस, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स, ठीक है। फोर्स लीनियर में तो हम उसको फोर्स बोलते हैं, बट जब हम सर्कुलर मोशन में आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क, ठीक है। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, फोर्स को टॉर्क, ठीक है। सिमिलरली मास, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जब लीनियरली हम उसको मास कंसीडर, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, आई। आई किसको डिनोट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कंसिडर करेंगे तब हम सर्कुलर मोशन में मास नहीं देखते, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ी थी टर्म मोमेंटम, ठीक है, वहाँ पे क्या था, लीनियर मोमेंटम, यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। सिमिलरली हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस भी देखी थी, ठीक है। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equals to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity and a is the acceleration of object in given time, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, हाँ, सर्कुलर मोशन में वो क्या हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी
W ओमेगा आई क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, t टाइम. Similarly, in second equation we have seen S is our displacement, U is our initial velocity, t time, A is our linear acceleration. In this we consider theta as our angular displacement, omega I initial angular velocity, and alpha is angular acceleration. V square is equals to U square plus 2as. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखेंगे v स्क्वायर, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वो किसमें चेंज हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा एफ, फाइनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा आई, and alpha is our angular acceleration and theta is our angular displacement. ये हमारे लीनियर और सर्कुलर में डिफ्रेंशिएट करता है. आई होप ये सारी टर्म्स और इन सारी टर्म्स से आप क्या हो, फेमिलियर हो. लास्ट चैप्टर में हमने ये भी पढ़ रखे हैं और इनको भी कंसिडर कर रखा है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 में. ठीक है, अब हमें किसको देखना है, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड आवर लास्ट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, इन चीज़ों को जब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, तब ही समझ सकते हो रिजिड बॉडी की डायनामिक्स को. अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले इन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, फिर इस टॉपिक पे आना है. नाउ वी आर कंसिडरिंग सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास एज द नेम सजेस्ट, मास के बारे में बात हो रही है, सेंटर के बारे में बात हो रही है. मतलब ऐसा सेंटर, किसी भी पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जहाँ पे उसका सारा मास क्या हो, इमेजिनरी हम कंसिडर कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास. The center of mass of a body or a system of particle is defined as a single point at which the whole mass of the body or the system is imagined to be considered and all the applied force acted at this point. ठीक है, क्या बात समझ में आई हमें कि सेंटर ऑफ मास हमारे बॉडी का कैसे, या किसी भी एक सिस्टम को कंसिडर करो, किसी भी एक पार्टिकल को कंसिडर करो. पहले तो पार्टिकल और सिस्टम के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पार्टिकल वो स्मॉल, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, छोटा है बड़ा है, उससे हमें मतलब मैं इसको भी एक पार्टिकल कंसिडर कर सकती हूँ. कब कंसिडर कर सकती हूँ, जब इसकी साइज और इसने जो पाथ ट्रैवल किया है उसके बीच में क्या हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो. मतलब पार्टिकल हम उसको बोलते हैं जब उसकी साइज़ क्या हो, वेरी लेसर देन द पाथ ट्रैवल्ड बाय इट. ठीक है, और सिस्टम हम किसको बोलते हैं, जब बहुत से पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करके, इंटरनल कोई फोर्स अप्लाइड करके एक दूसरे के साथ एक नया सिस्टम क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम. मतलब इमेजिनरी पार्टिकल्स है हमारे पास बहुत सारे. ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम कंसिडर किया. ठीक है, सिस्टम कैसे कंसिडर करेंगे, दो पार्टिकल्स के ऊपर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स को ऐड करके वो क्या करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे किसी प्रोसेस में और वो क्या बनाएंगे, एक सिस्टम. ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कहाँ होगा उसका सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे वो सिंगल पॉइंट जहाँ पे उसकी बॉडी का सारा मास हम इमेजिनरी कंसिडर कर सकते हैं, और जो भी हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो सारे फोर्सेस क्या होंगे, उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेंगे. जैसे सर्कुलर शेप है हमारे पास, अभी हम पहले किसकी बात करेंगे, रेगुलर सरफेसेस की, और फिर हम बात करेंगे इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर बॉडी, इरेगुलर शेप्स की. ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सर्कुलर 2D शेप है. ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट के सेंटर पे. ठीक है, जहाँ से मैं दो डायमीटर अगर एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन में अगर मैं कंसीडर करूँ, दोनों पॉइंट जहाँ मीट होते हैं वहाँ उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास. सिमिलरली फॉर स्क्वायर के लिए अगर मैं कैसे सेंटर ऑफ मास निकालती हूँ, डायगोनली. ठीक है, अगर मैं इसको हैंग करती हूँ
ठीक है। सेंटर ऑफ मास कब कंसिडर करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंग करें और वो उसकी हॉरिजॉन्टल, अगर मैं वर्टिकली हैंग कर रही हूँ तो वर्टिकली डायरेक्शन में हो, और हॉरिजॉन्टली अगर हैंग कर रही हूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, ठीक है। वहाँ से हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं, और दोनों पॉइंट्स जहाँ मीट होते हैं वहाँ हमें क्या कंसिडर करते हैं, सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली स्क्वायर के अंदर सेंटर ऑफ मास दोनों डायगोनल्स जहाँ मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे बात आती है एक ट्रायंगुलर। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर शेप है तो हम उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कंसीडर करेंगे, जहाँ पे तीनों वर्टिसेस से हम क्या लेंगे, इमेजिनरी लाइंस कंसीडर करेंगे। जहाँ पे तीनों लाइंस मीट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास। मतलब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, मतलब इस बॉडी का सारा मास क्या है, यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट को मैं अगर छोड़ दूँ, ठीक है, और बाकी अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स प्रोवाइड करवाऊँ तो वो क्या होगा, बॉडी या तो कोई ट्रांसलेशन मोशन करेगी या क्या करेगी, रोटेशनल मोशन, ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल का हम ले सकते हैं, रेक्टेंगल के भी क्या करेंगे, डायगोनली उसको रिजॉल्व करेंगे, इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे एंड देन फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। रेगुलर शेप का तो होता है बेसिकली हम निकाल लेते हैं। व्हाट अबाउट इरेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप्स का कैसे निकालेंगे। मेरे पास कोई भी इरेगुलर शेप है, ठीक है, मैंने उसे क्या किया, वर्टिकली हैंग किया, ठीक है। मैंने उसे वर्टिकली जब हैंग किया तब मैंने देखा कि इसका क्या जारी है, कुछ इस टाइप से एक इमेजिनरी लाइन बनाई जिस एक्सिस के ऊपर वो क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, ठीक है। वर्टिकली मैंने बनाया, फिर इसे किसी और पॉइंट पे लेके देखा, किसी और पॉइंट से मैंने उसको किया, ठीक है। तो सारी जहाँ पे मेरी इमेजिनरी लाइंस, जैसे मैं उसे हैंग करती हूँ, ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस जैसे बनाएंगे, ठीक है। जो सारी लाइन जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास सारे ऑब्जेक्ट्स का उसके सेंटर पे ही रहे। अगर बॉडी क्या है, रेगुलर है, रेगुलर में क्या होगा कि सारा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर में कंसीडर होगा। बट जब बॉडी इरेगुलर शेप्स में आ जाती है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि सेंटर पे ही हो, ठीक है। बॉडी के मास को देख के पता चलता है, बॉडी के मास को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसको हैंग करेंगे, उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर एक इमेजिनरी एक्सिस बनाएंगे, वहाँ से सारी एक्सिस जहाँ मीट होती है उस पॉइंट पे बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को हमेशा सेंटर में नहीं लेना है, हमेशा ये चीज़ सेंटर में नहीं होती। सेंटर ऑफ मास तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आती है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है नॉर्मली, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पे सारा मास कंसीडर करें हम इमेजिनरी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सिस्टम का वो पॉइंट जहाँ पे हम सारे ग्रेविटेशन फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितने ऑल ग्रेविटेशन फोर्स का जहाँ रिजल्टेंट लगता है वहाँ हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा, अ पॉइंट where the resultant of all the gravitational force, a point where the resultant of all the gravitational force lies, ठीक है। This is what a center of gravity. सो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ लिया। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अब जब हमें दो पार्टिकल्स दे रखे हैं,
ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग होगा, उनका खुद का मास अलग अलग होगा, ऑब्जेक्ट की रेडियस अलग होगी, ऑब्जेक्ट की साइज अलग होगी। तो वहाँ से हमें ये कंसीडर करना है कि उन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास कितना होगा, किस पॉइंट पे होगा, कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।